हाँ जी बच्चों, अब अपना आज की क्लास में मैं आपको आगे स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो 14 पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब बात करते हैं 15th नंबर के पॉइंट की। स्टॉक। स्टॉक कह लीजिए उस चीज़ को कह सकते हैं कि जो भी व्यापारी जिस चीज़ में डीलिंग करता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। स्टॉक 3 प्रकार का होता है। रॉ मटेरियल की शेप में, वर्क इन प्रोग्रेस की शेप में, और फिनिश गुड्स की शेप में। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के रूप में उसके पास कितना स्टॉक रखा है, अर्धनिर्मित माल के रूप में कितना स्टॉक रखा है, और तैयार माल के रूप में कितना स्टॉक रखा है। आपको एग्जांपल से ही क्लियर करवाता हूँ। मान लीजिए मेरी शर्ट की फैक्ट्री है, मैं शर्ट बनाता हूँ और उसे बना करके मार्केट में बेचता हूँ। तो शर्ट में ही मेरी डीलिंग होती है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? शर्ट का जो भी माल है उसको मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास स्टॉक है। अब ये माल मेरे पास 3 प्रकार से हो सकता है। मेरे पास धागे रखे हैं, धागे के रोल रखे हुए हैं, बटन रखे हुए हैं, और जो बुकरम जिसमें शर्ट में लगती है कॉलर में वो रखी हुई है, कपड़े के थान रखे हुए हैं। तो ये सारा के सारा क्या है? अभी बिल्कुल कच्चे माल के रूप में है। तो ये भी मेरे लिए क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। और क्या कहलाएगा? स्टॉक। कपड़े की कटिंग हो गई, सिलना बाकी है। कपड़े की कटिंग भी हो गई, सिल भी लिया, लेकिन अभी उस पर काज लगनी बाकी है, बुकरम लगनी बाकी है, बटन लगने बाकी है, प्रेसिंग होनी बाकी है, पैकिंग होनी बाकी है। तो वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में चल रहा है काम, कार्य अभी प्रगति पर है। ठीक है ना? तो या तो बिल्कुल स्टॉक मेरे पास कच्चे माल के रूप में होगा, या अर्धनिर्मित माल के रूप में होगा कि ना तो कच्चा माल है, पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ, तो अर्धनिर्मित है, अभी उस पर काम चल रहा है। और क्या हुआ? शर्ट की कटिंग भी हो गई, मतलब कपड़े की कटिंग भी हो गई, सिलाई भी हो गई, और उसकी प्रेसिंग, बटन वटन सब कुछ हो गया, और पैकिंग भी कर ली गई, माल बिल्कुल बिकने के लिए तैयार है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनिश गुड्स। तो स्टॉक 3 प्रकार से हो सकता है, या तो वो कच्चे माल के रूप में होगा, या अर्धनिर्मित माल के रूप में होगा, या फिर बिल्कुल तैयार माल के रूप में होगा। तो ये कहलाता है मेरे पास स्टॉक। और स्टॉक ये क्या है? इट इज एन एसेट। ये मेरी संपत्ति है। मेरे पास 50 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, तो ये मेरी संपत्ति है। जब भी उसे मार्केट में बेचूंगा तो मेरे पास कैश कलेक्ट हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक। और मेरे लिए क्या बन जाती है? ये संपत्ति। इसी में हम आगे पढ़ते हैं। स्टॉक जो होता है साल के शुरू में हो, शुरू में, और साल के लास्ट में। तो जो साल के शुरू में जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के लास्ट में होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपको अगर सर इसमें कौन सी नई बात बता दी, लेकिन फिर भी इस चीज़ का आगे जाकर के यूज़ होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। जब हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं साल के शुरू में तो वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक, और जब साल के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे इस साल के शुरू में मेरे पास 50 लाख रुपए का स्टॉक है, कच्चा माल भी है, उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तैयार माल भी है, तीनों को मिला करके 50 लाख रुपए का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। साल के बीचों बीच मैंने कुछ और माल खरीदा, कुछ माल बेच भी दिया, साल के लास्ट में मेरे पास 32 लाख रुपए का स्टॉक रह गया। साल के लास्ट में 32 लाख, 32 लाख रुपए इसका माल रह गया। अब उसमें चाहे कच्चा माल रखा हो, चाहे अर्धनिर्मित हो, चाहे तैयार माल हो। तो साल के शुरू वाला ओपनिंग स्टॉक 50 लाख, साल के लास्ट वाला स्टॉक 32 लाख। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो स्टॉक क्लियर हो गया। स्टॉक क्या है? हमारी संपत्ति है, और संपत्ति 3 प्रकार की हो सकती है स्टॉक के रूप में। अभी बिल्कुल भी माल उसमें बना ही नहीं, बस कच्चा माल रखा हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत माल उसमें बनना चालू हो चुका है, या फिर बिल्कुल माल तैयार हो चुका है, मतलब तैयार माल बिल्कुल बन करके बिकने के लिए तैयार है, तो फिनिश गुड्स। और ये तीनों चीज़ें जब साल के शुरू में रखी हैं तो इन्हें ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें सब साल के लास्ट में होती है तो इन्हें क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज। अब परचेज आपको पता ही है, माल को खरीदना, माल को
खरीदना। ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो कैश परचेज या फिर क्रेडिट परचेज, उधार खरीदना। मैं माल को अगर अपने पैसे दे करके अभी मैंने फ़िलहाल के पूरे कैश दे दिए, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? कैश परचेज। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई पैसे बाद में दे दूंगा, अपने सप्लायर को मैंने बोला कि 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? क्रेडिट परचेज। तो माल को खरीदना क्या कहलाता है? परचेज। और माल को बेचना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। लेकिन इसमें अगर इतना सिंपल होता तो मैं शायद ये बताता भी नहीं। इसमें पॉइंट है कि परचेज वास्तव में किसको कहते हैं। मेरी फैक्ट्री है, जैसे मैंने अभी पूरा वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो मेरी शर्ट की फैक्ट्री है। तो शर्ट की फैक्ट्री में मैंने अगर कपड़ा खरीदा, धागे खरीदे, बटन खरीदे, ठीक है, तो उस चीज़ को तो मैं कहूँगा परचेज। लेकिन अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, तो वो मशीनरी खरीदना मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट परचेज। आप कहोगे सर फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। सिंपल परचेज मीन्स जब हम गुड्स को खरीदते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो वो मेरे लिए परचेज कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कोई संपत्ति खरीद रहा हूँ, अब आप कहोगे सर संपत्ति तो ये गुड्स परचेज भी है। नहीं, संपत्ति दोनों की दोनों है, लेकिन सिंपल परचेज और एसेट्स परचेज में फ़र्क है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सिंपल परचेज की, और मैं बात कर रहा हूँ एसेट्स परचेज की। सिंपल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, फिनिश गुड्स परचेज, वर्क इन प्रोग्रेस WIP परचेज। मैंने किसी से कच्चा माल खरीदा, वो मेरे लिए सिंपल परचेज कहलाएगी। मैंने किसी से तैयार माल खरीदा, वो मेरे लिए सिंपल परचेज कहलाएगी। मैंने किसी से वर्क इन प्रोग्रेस का माल खरीद लिया, मतलब जो माल अभी आधा तैयार है वो वाला माल खरीद लिया, तो वो भी मेरे लिए सिंपल परचेज कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने किसी से मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, जनरेटर परचेज, तो ये मेरे लिए एसेट परचेज कहलाएगी। एसेट ये भी है क्योंकि मैंने अभी ऊपर लिखा है स्टॉक को भी एसेट बोला जाता है। लेकिन जब हम परचेज और सेल की बात करते हैं, यानी कि सिंपल परचेज और एसेट परचेज की बात करते हैं, तो ये वाली परचेज एसेट होते हुए भी सिंपल परचेज कहलाती है। मतलब एसेट को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं गुड्स को खरीदना, स्टॉक को खरीदना, और एक गुड्स के अलावा जितनी भी एसेट बच गई उनको खरीदना। तो जब कोई ट्रेडर यानी कि जब कोई व्यापारी जिस चीज़ में डीलिंग करता है उससे रिलेटेड कोई सामान खरीदता है तो उसे परचेज कहा जाएगा। उसके अलावा कुछ भी संपत्ति खरीदता है, उसके अलावा कुछ भी एसेट खरीदता है तो उसको एसेट परचेज कहा जाएगा। जैसे मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल इसमें 2-3 दे देता हूं तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी शर्ट की फैक्ट्री है, तो मैं धागे, बटन, कपड़ा ये सब चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो ये मेरे लिए परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने सिलाई मशीन खरीदी, ऑफिस की बिल्डिंग खरीदी, फैक्ट्री खरीदी, तो वो मेरे लिए एसेट परचेज कहलाएगा। मेरी मोबाइल की शॉप है, तो ऑफ कोर्स मेरा मेन काम क्या है? मोबाइल बेचने का। अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ और 50 मोबाइल मैंने खरीदे, तो उसके पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था? मोबाइल खरीदना और बाद में मोबाइल को बेचना लाभ कमाने के लिए। तो जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो उस केस में मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो परचेज। लेकिन मैंने अपनी दुकान के लिए ही एक बाइक खरीदी जिससे मेरी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आसानी हो जाए, ताकि मैं मोबाइल वगैरह की परचेजिंग और सेलिंग आराम से कर सकूं, तो वो मेरे लिए एसेट परचेज कहलाएगी, परचेज नहीं कहलाएगी। जिस चीज़ में मैं डीलिंग करता हूँ, जो मेरा मुख्य काम है, उससे रिलेटेड मैं जो भी सामान खरीदूंगा, यानी कि जिस चीज़ में मैं डीलिंग कर रहा हूँ, जिस चीज़ का मेरा मेन बिजनेस है, उस बिज़नेस से रिलेटेड मैं जो भी सामान खरीदूंगा, जो भी माल खरीदूंगा, जो भी स्टॉक खरीदूंगा, वो मेरे लिए परचेज कहलाएगा। उसके अलावा मैंने कोई भी संपत्ति खरीदी तो वो मेरे लिए एसेट परचेज कहलाएगा। क्लियर? इसी से बात निकल करके आती है हमारी सेल की भी। नंबर 7 पॉइंट बन जाता है सेल। माल को बेचना, माल को बेचना, वही कैश सेल, कैश सेल
होगी। अगर नकद माल बेचा है तो कैश सेल, और अगर उधार माल बेचा है तो क्रेडिट सेल। लेकिन सिंपल सेल और एसेट सोल्ड में ये फ़र्क है कि जब मैं माल बेच रहा हूँ, कौन सा वाला माल बेच रहा हूँ, जिस चीज़ का मेरा मेन काम है। अगर मेरा मोबाइल बेचने का मेन काम है तो अगर मैं मोबाइल सोल्ड कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए सिंपल सेल कहलाएगी, यानी कि सेल कहलाएगी। लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग बेच दूँ, या अपने ऑफिस की फैक्ट्री में तब जो अपना मेन काम है वो फैक्ट्री बेच दूँ, या अपने जो फैक्ट्री की मेरी कार है उसको बेच दूँ, बाइक को बेच दूँ, जनरेटर बेच दूँ, तो वो मेरे लिए एसेट सोल्ड कहलाएगी। जिस चीज़ का मेरा मुख्य कार्य है, जिस चीज़ की मैं डीलिंग करता हूँ, उस डीलिंग वाले सामान को अगर मैं खरीदता और बेचता हूँ तो वो मेरे लिए परचेज और सेल कहलाएगी। उसके अलावा मैं कोई भी एसेट खरीदता या बेचता हूँ तो वो मेरे लिए एसेट सोल्ड या फिर एसेट परचेज कहलाएगी। मोबाइल वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरा मेन काम मोबाइल का है, तो मोबाइल खरीदना बेचना मेरे लिए परचेज और सेल है। उसके अलावा मैं कुछ भी खरीदता बेचता हूँ तो वो मेरे लिए एसेट परचेज और एसेट सोल्ड है। अब मेरा मेन काम शर्ट की फैक्ट्री का है मान लीजिए, और मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 10 मोबाइल ले लिए। मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर जितने मेरे पास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें कुछ मार्केटिंग वाले बंदे भी हैं, तो मेरा मेन काम मोबाइल बेचने का नहीं है, ध्यान रखना। मेरा मेन काम क्या है, शर्ट बना करके बेचना। तो जो भी मैंने कपड़ा खरीदा, धागे खरीदे, बटन खरीदे, वो मेरे लिए परचेज़ है, और जब मैं उन शर्ट्स को बेच देता हूँ तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, सेल। लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या किया, कुछ मोबाइल खरीदे अपने मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, जिससे मैं उनके टच में रह सकूँ। तो मैंने 10 मोबाइल खरीदे। तो मोबाइल खरीदना बेचना मेरा मेन काम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे मोबाइल खरीदे अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने ऑफिस के लिए। तो वो जो मैंने मोबाइल खरीदे हैं वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, एसेट परचेज। और बाद में अगर मैं उन मोबाइल्स को बेच देता हूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, एसेट सोल्ड। ध्यान रखिएगा, मेरा मेन काम मोबाइल का बेचने का नहीं है। तो अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ तो वो संपत्ति तो खरीद रहा हूँ, लेकिन उनको खरीदना मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट परचेज, और बाद में वो मोबाइल को बेचना एसेट सोल्ड। अगर मेरा मेन काम मोबाइल को बेचना खरीदना होता तो वो मेरे लिए फिर परचेज और सेल कहलाता। क्लियर हो गया होगा अब आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट नाम से पता चल रहा है दिवालिया। मान लीजिए मैंने किसी को सामान उधार बेचा और वो व्यक्ति जिसको मैंने उधार सामान बेचा था अब अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पा रहा है, यानी कि जितना मुझे उससे पैसा लेना है वो भुगतान नहीं कर पा रहे, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने उसे सामान बेचा था, अब वो किसी का पैसा दे पाने लायक नहीं है, उसका काम धंधा डूब गया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, कि उसका दिवाला पिट गया है, वो बैंकक्रप्ट हो गया है। बैंकक्रप्ट, ये नाम याद रखना, बैंकक्रप्ट, दिवाला पिट जाना। तो आपने देखा भी होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पाता तो बाद में कोर्ट उसमें नीलामी करती है। कई पिक्चरों में दिखाया जाता है वाला सीन कि बाद में उसकी नीलामी होती है सामान की, 1 2 3 इस तरह से, मतलब बार बार वो कोर्ट से लोग आते हैं, तो हर एक सामान के बाद में 1 2 3 बोलियां लगती हैं। तो जो सामान फाइनली खरीदता है 3 बोली लगने के बाद उसको सामान बेच दिया जाता है, और जो पैसे इकट्ठे होते हैं फिर देनदारों का भुगतान किया जाता है। तो मतलब मेन मैं आपको एग्जांपल बताना चाह रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी देनदारियों का भुगतान नहीं कर पा रहा है, मतलब जिसके सिर पर बोझ है, बैंक वाले का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना है, और अगर वो पैसा दे नहीं पा रहा है तो कोर्ट उसे क्या डिक्लेयर कर देता है, दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, इंसॉल्वेंट। जब व्यक्ति अपनी देनदारियों का भुगतान नहीं कर पा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बिजनेसमैन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकक्रप्ट हो चुका है वो व्यक्ति। तो ये याद रखिएगा। एक पॉइंट और इसी से रिलेटेड बता देता हूँ मैं, बैड डेब्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डूबा हुआ ऋण। बैड डेब्ट मीन्स मैंने जिस व्यक्ति को सामान बेचा था, मतलब मैंने जिस व्यक्ति को उधार सामान बेचा था, अब वो दिवालिया हो गया है, अब वो व्यक्ति दिवालिया हो गया है और नथिंग इज़ टू बी रियलाइज फ्रॉम हिम, उससे कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को तो इंसॉल्वेंट बोलेंगे। और मेरा पैसा तो डूब गया ना, मैंने उसको 10,000 रुपये का सामान बेचा था और अब उससे 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो जो 10,000 रुपये मेरे डूब गए हैं, उस पैसे डूबने को क्या बोला जाएगा, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट,
डूबा हुआ कर्जा। मेरा जितना पैसा डूब गया, अब पैसे तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो जितना पैसा मेरे लिए डूब गया वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बुरा कर्जा। मेरा पैसा डूब गया, तो 10,000 रुपये को क्या बोला जाएगा? बैड डेब्ट। और उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा जिसने मेरा पैसा डुबो दिया है? उसे हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। मैंने एक व्यक्ति को माल बेचा था 10,000 रुपये का, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। और जो मेरा पैसा डूब गया उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेब्ट। तो ये था बेटा इस क्लास में, यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे।